नमस्कार दोस्तों, भुवनेश मित्तल आपके साथ में एक बार फिर से हम लोग आप लोगों के साथ में एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर जो एक आपके लिए क्लिप लेके आए, आपको बहुत पसंद आएगी। आप जानते हैं ना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स लगते हैं। शायद ये फिजिक्स में भी आपके काम आएंगे। दोस्तों, कई बार क्लास 11th के बच्चे को खासतौर से एक समस्या आती है, मैंने उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर को नहीं आती होगी, कि कई बार वो हमें वेवलेंथ निकालनी होती है। वेवलेंथ निकालिए सब। अब जब 11th का बच्चा स्टार्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपको याद आता हो जब 11th का बच्चा स्टार्ट होता है तो उसे क्वेश्चन को देख के समझ में ही नहीं आता है, एनसीईआरटी खोल के बैठता है कि यार वेवलेंथ निकालने के कई सारे फॉर्मूले, कहीं पे तो हमारी इक्वल टू एस सी बाई लेमडा लग जाता है प्लैंक्स इक्वेशन, कहीं पर 1/λ इक्वल टू, आप जानते हैं बोर इक्वेशन, बोर थ्योरी लग जाती है। 1/λ इक्वल टू, याद है आपको, RH Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और कहीं डी ब्रॉगली लग जाती है। तो दोस्तों, इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। जब आप फोटोन की वेवलेंथ निकाल लें, फोटोन समझते हैं ना जी, लाइट की वेवलेंथ निकाल लें, तो वो प्लैंक्स इक्वेशन, और जब वो प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा होता है, डी एक्साइट कर रहा होता है, तो बोर इक्वेशन लगता है। प्रोटॉन की वेवलेंथ, फोटोन क्षमा चाहता हूं, फोटोन मतलब लाइट की वेवलेंथ। और जब आप किसी और चीज की वेवलेंथ निकालें, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, प्रोटॉन की वेवलेंथ, अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ, CO2 मॉलिक्यूल दौड़ रहा है उसकी वेवलेंथ, किसी की वेवलेंथ कंपेयर करें तो आप डी ब्रॉगली लगाएं। ऐसा नहीं है डी ब्रॉगली फोटोन पे नहीं लगता, फोटोन पे भी लगता है। ये आपके लिए एक जुगाड़ बताई थी हमने कि वो कहे व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आप समझिए डी ब्रॉगली की बात है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आप समझिए डी ब्रॉगली की बात है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड एन ऑर्बिट, ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड। समझ जाइए, डी ब्रॉगली से कोई मतलब नहीं है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट, फाइंड इट्स वेवलेंथ। नॉर्मली तो एग्जामिनेशन में वो डी ब्रॉगली भी कह देता है, फाइंड इट्स वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली के बिना नहीं निकलेगी। चलिए बात करते हैं। तो डी ब्रॉगली साहब ने एक इक्वेशन दी थी, कैसे दी थी हमारा इससे नाता नहीं है। यहां जो हम इस समय क्लिप पे काम करें, डी ब्रॉगली पे न्यूमेरिकल्स कैसे बन जाते हैं उन पे बात करें। तो पहली जो आप जानते हैं, इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है दैट इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, p इज द मोमेंटम, दैट इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, या हम कह सकते हैं h अपॉन mb। बिल्कुल आसान सा, आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ कि एक जेई का एक एग्जाम हुआ था, जेई मीन्स, आप जानते हैं जेई मीन्स आजकल ऑनलाइन बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। उन्होंने क्या किया, आपने भी क्वेश्चन किया होगा कि उन्होंने क्या किया, ऐसे कुछ लिख दिया, थर्मल प्रोटॉन विजिबल इलेक्ट्रॉन फोटोन, इस तरह से थर्मो न्यूट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, इनकी वेवलेंथ कंपेयर करा ली, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम मान के, वेलोसिटी को सेम मान के। अब बच्चा परेशान हो गया कि साहब ये थर्मल प्रोटॉन क्या होता है। एक्चुअली यहां पे प्रोटॉन है, फोटोन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इससे कोई मतलब नहीं था। वेलोसिटी सबकी सेम मानी उन्होंने, सेम वेलोसिटी बोल दिया था। तो जितना मास किसी चीज का कम, उतनी वेवलेंथ ज्यादा, और दुनिया में सबसे कम मास किसका है, फोटोन का, इसलिए उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी। एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अगर ये बच्चा ये समझ ले कि वो क्वेश्चन एक्चुअली मास पे डिपेंड कर रहा है, हम डरे नहीं, साहस रखें अपने अंदर, करेज, साहस। आपके स्कूल में कई बार वो पूछेगा आपसे कि साहब बताइए
कोई भी दे देगा 100 ग्राम पार्टिकल इज मूविंग, कई बार ये आईटी में भी क्वेश्चन आया है, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ, कोई भी एक वैल्यू ले लेगा यहां पे, जानबूझ के उसने वैल्यू ले लिया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ले ली उसने जानबूझ के, और आपसे कहा कि वेवलेंथ निकाल दीजिए। बच्चे ने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अब एक बच्चा अपने आप को स्मार्ट मानता है कि यार मैं बहुत स्मार्ट हूं, आई एम वेरी वेरी स्मार्ट, ये सीजीएस में मैं सीजीएस यूनिट में काम कर जाता हूं। नो, यही गलत हो गया, क्योंकि हमारी आदत होती है एच हम क्या लेते हैं, एसआई में लेते हैं, ये बस गेम खेल जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से। ये हमने एसआई में लिया, मास आपको आदत होनी चाहिए किलोग्राम में लेने की, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में लेने की। आपको मालूम है जैसे 20 सेंटीमीटर तो दैट इज कितना आ गया, यस 0.2 मीटर पर सेकंड। अब आप इसे सॉल्व कर डालिए, कहीं कोई समय इतने मीटर आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। कभी भी छेड़ाखानी नहीं करिए, हमेशा अपने फंडे बना के जाइए कि नहीं मैं तो ऐसा ही में काम करने में इंटरेस्टेड रहता हूं। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती उसे सीजीएस में अपने आप को थोड़ा स्मार्ट, गलती होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे आप कभी कभी शाम को खड़े होते हैं घर पे, आप छत पे शाम को खड़े हुए, अचानक से रात हो गई, बिल्कुल अभी अभी थोड़ी देर पहले तक सामने वाला दिखाई दे रहा था लेकिन अंधेरा हो गया, इसे इंटरफेस कहते हैं। दो चीजों में बहुत कम डिफरेंस है, बिल्कुल जुड़े हुए। ऐसे ही गलती होने में बहुत कम डिफरेंस होता है। एक अच्छा बच्चा ही गलत करता है, एक तैराक के डूबने के चांसेस बन जाते हैं। इंटरफेस जो है उसे खत्म करिए, गलत नहीं करेंगे, अपनी आदत बनाइए, गलत नहीं करूंगा साहब, धीरे कर सकता हूं, गलत नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं मित्तल सर के साथ में हूं तो धीरे क्यों करूंगा साहब, मैं क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करूंगा, आंखों से सॉल्व करूंगा। देखते ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, दो चीजों की वेलोसिटी, मास सेम ले लेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, मैं समझता हूं ऐसा क्वेश्चन आप कर पाएंगे। दूसरा क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ को आपस में जोड़ देते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2kEm, हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, दोनों को जोड़ देते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ mv² होती है, इसको इसके साथ में जोड़ दिया है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। बहुत आसान सी बात, काइनेटिक एनर्जी आपको दे देगा, मास आपको मालूम होगा, प्लैंक कांस्टेंट, आप खटाक से वैल्यू निकाल देंगे किसी भी उसमें। तो डी ब्रोगली में हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए अब तक, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2kEm। दोस्तों वो क्या करेगा आपसे, वो किसी इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को तो नहीं कर सकते, अल्फा पार्टिकल को एक्साइट करेगा, उसे पोटेंशियल डिफरेंस देके, और जब पोटेंशियल डिफरेंस देके उसे एक्साइट करेगा तो क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, मेरे पास मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं क्या करूं, पोटेंशियल डिफरेंस देके, पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं ना, इधर चार्ज प्लेट लगा दी, इधर चार्ज प्लेट लगा दी, दोनों में एक्सीलरेटर, जैसे हम गाड़ी में एक्सीलरेटर करते हैं, एक्सीलरेटर दबाया गाड़ी तेज भागती है, ऐसे ही एक्सीलरेटर्स कहते हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर्स, आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। आपने चार्ज डिफरेंस किया, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल की। तो कितना चार्ज का डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपको दे देता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू V इंटू क्यू, V इज द वोल्टेज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया, एंड Q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। लेट इलेक्ट्रॉन को उसने कहा कि भाई 2 वोल्ट से हमने क्या किया, इसे एक्सीलरेट किया, तो आपने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल दी 2 इंटू व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19। और इस काइनेटिक एनर्जी को आपने यहां रख दिया, दिस इज द मास। बिल्कुल आसान, बस काइनेटिक एनर्जी की जगह आपने बी क्यू रखा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तक हमारे पास में 3 फॉर्मूले पे काम किया है हमने, वैसे तो मेजरली 2 फॉर्मूले पे काम किया है। एक था हमारे पास में जो बेसिक फॉर्मूला था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, दैट इज एच अपॉन एम बी,
दूसरा फॉर्मूला था हमने क्लब कर दिया h/√2kEm, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं V × Q, अगर वोल्टेज दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, एंड Q इज द चार्ज, इसको यहां पे क्लब कर सकते हैं। ये तीसरा फॉर्मूला आ जाता है। इसी पे उन्होंने एक न्यूमेरिकल बना दिया 2016 में। दोस्तों ये उसकी बहुत अच्छी बात थी कि उसने इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं तो बच्चों गलत होने के बहुत चांसेस। अभी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक साहस होना चाहिए, करेज, फिर क्वेश्चन में कोई बात नहीं। आप करेज देखिए, 2016 का जेई का क्वेश्चन है, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट, ठीक है, मस्ट पास थ्रू 2 चार्ज प्लेट्स, ओके, यहां तक पढ़ते बच्चा समझ गया कौन सा क्वेश्चन है। विद ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ BeSU, अगर वो यहां पे वैल्यू देता तो बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता, क्योंकि उसने CGS यूनिट में ले लिया है। हम यहां वोल्टेज लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, उसने यहां पे ESU में ले लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ BeSU इफ E and M आर charge and mass of electron respectively, then the value of H/, ये this is the ESU is the unit of charge, जैसे चार्ज की यूनिट कूलाम होती है ऐसा ही में ESU हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट उसमें। तो उन्होंने कुछ इस तरह से दे दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब इन्होंने लिया यहाँ पे। हमें केवल वैल्यू नहीं निकालनी थी, ड्राइव करना था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? H/λ पूछ रहा है बेचारा। तो यही फॉर्मूला आपने लगाया, λ इक्वल टू H/√2 ke की जगह V × Q एंड मास। और आपसे क्या पूछ रहा है? H/λ पूछ रहा है वो आपसे, इसको इधर ले गए, H/λ इक्वल टू आ गया √2 × B × Q × M। अब Q उन्होंने बता दिया कि माँ क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है E, तो दिस इज √2 MEB, खत्म बात। इतना सी प्रॉब्लम थी, बहुत छोटा सी बात थी। इसमें थोड़ा सा हम काम करें, अगर हम इस टॉपिक पे थोड़ा बेहतर बनाएं इस क्वेश्चन को, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, इस तरह से भी आ जाता है जैसे मैं अब आगे देने वाला हूं, आपके स्कूल में आएगा, NCERT में भी दे रखा है। अब तक 3 फॉर्मूले हमारे पास बने, एक λ इक्वल टू H/mB डी ब्रॉगली में या H/P, दूसरा फॉर्मूला बना λ इक्वल टू H/√2 KEM, और तीसरा में हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू V × Q डाल दिया था, अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे डाल दें तो। लेट उसने कहा एन इलेक्ट्रॉन वाज एक्सिलरेटेड with a potential difference of, कोई भी वोल्ट मान लीजिए 3 वोल्ट, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा जी, हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दी, V × Q दैट इज 3 × 1.6 × 10⁻⁻19, इतने जूल आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। और λ इक्वल टू H/√2 × KE × M। M जानते हैं आप इलेक्ट्रॉन का होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये वैल्यू इसमें डाल दी, आपकी वैल्यू आ गई, जो भी जितना भी आ जाए मीटर पे। अब देखिए इसमें H कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो अगर हम कांस्टेंट सारी वैल्यू भर दें तो हमारे पास एक जुगाड़ आ जाती है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन इसी फॉर्मूले में अगर लगाना हो तो 1.22 अपॉन जो वोल्टेज दे रखी हो √B इतने नैनोमीटर। ये आपके पास जुगाड़ है, मित्तल सर जुगाड़। दिस इज 1.22 अपॉन √B नैनोमीटर। अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो ये इतना बड़ा सॉल्यूशन की जगह आप इतना कर सकते हैं। आपने कहा मित्तल सर इलेक्ट्रॉन पे तो चलिए मान लिया मैंने 1.22 अपॉन √B आ गया नैनोमीटर। अगर यही फॉर्मूला यही क्वेश्चन प्रोटॉन पे आ जाए तो क्या करेंगे? भाई मेरे प्रोटॉन का मास जो होता है,
मास ऑफ प्रोटॉन आप जानते हैं कितना होता है, 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और मास नीचे आएगा यहां पे, ये आ रहा मास, तो इसका रूट कर दूंगा अगर मैं, तो मेरे पास में एक प्रोटॉन के लिए जो डेटा आ जाएगा वो आ जाएगा 28.55 अपॉन रूट बी। आपने कहा तो बढ़ गया, जरा ध्यान से देखिए, नाउ दिस इज इन पिकोमीटर। अगर अल्फा पार्टिकल के लिए कहते हैं, अल्फा अगर 11th के बच्चे देख रहे हैं तो 11th वाले बच्चे याद रखिए अल्फा पे +2 चार्ज होता है, तो चार्ज भी B इंटू क्यू करेंगे तो क्यू भी 2Q लेना पड़ेगा, तो मास 4 गुना हो गया, मास इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के बेस पे लिया जाता है, तब ये जो वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन रूट बी पिकोमीटर आ जाएगी। ये दीज आर द जुगाड़, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाए, आप यूं चटकी में जाके करेंगे, आपको सूंघ के प्रॉब्लम करने की आदत बन जाएगी। अब तक हमारे पास में 3 मेजर फॉर्मूले डी ब्रॉगली पे मित्तल स्टाइल में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे वो फिजिक्स का क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, 3 चीजें हमारे पास में यहां मौजूद हैं। अभी हम चौथी पे नहीं आ रहे, पहले इन 3 का एप्लीकेशन देखते हैं। कई बार वो क्या करेगा आपसे, आपसे कहा उसने कि साहब एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ओके, हालांकि थोड़ा मुश्किल टफ क्वेश्चन है, लेंथ ज्यादा है क्वेश्चन की। इस मॉलिक्यूल की उसने बॉन्ड एनर्जी दे दी सब बॉन्ड एनर्जी, कुछ भी लेट, उसने 100 जूल इसकी बॉन्ड एनर्जी दे दी लेट। उसने कहा इट वाज इरेडिएटेड, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, इट वाज इरेडिएटेड, इरेडिएटेड मतलब दिया गया इसको, फोटोन ऑफ वेवलेंथ, 11th वाले थोड़े ध्यान से देखें, या फोटोन आ गया, वेवलेंथ लेट उसने 300 नैनोमीटर की वेवलेंथ दे दी, ये 100 किलो जूल पर मोल है, बॉन्ड एनर्जी हमेशा किलो जूल पर मोल में होती है। अब उसने कहा कि साहब जो आयोडीन एटम बना बॉन्ड टूटने के बाद, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालती है। लंबा क्वेश्चन है, नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा मुश्किल, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगा। अच्छा, पहले तो आपने क्या किया कि एक फोटोन एक मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, तो इस 100 किलो जूल पर मोल को आपने चेंज किया किसमें, पर मॉलिक्यूल में, तो बॉन्ड एनर्जी हो गई हमारे पास में 100 किलो जूल है, तो 10⁻³ जूल में हो गई, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, आपने समझा मैंने कैसे किया, 6 से इसे काट दिया, 6, ये इसकी बॉन्ड एनर्जी। अब आपने इस फोटोन की वेवलेंथ रखी, इसकी एनर्जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि अगर वेवलेंथ एनर्जी में रिलेशन निकल रहा है तो कैसे करते हैं, E=sc/λ से आपने, अब देखिए हमने प्लैंक्स इक्वेशन इस्तेमाल किया, जैसे 6.6 इंटू 10, नॉर्मली इसकी भी एनर्जी याद होती है बच्चे को, 3 इंटू 10⁸ अपॉन व्हाट इज द लैम्डा, जैसे 300 नैनोमीटर 10⁻⁹, 7, 15 10⁻⁹, 19, 3, जैसे 6.6 इंटू 10⁻⁹, इतने जूल एनर्जी का फोटोन दिया, ये बॉन्ड एनर्जी है। इतनी एनर्जी तो बॉन्ड तोड़ने में खर्च हो गई, बाकी जो एनर्जी बची वो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 आयोडीन एटम्स। भाई ये बड़ी बात है, यहां गलत होने के चांसेस बनते हैं। एक I2 जब तोड़ेंगे तो 2 आयोडीन एटम बनेंगे, तो ये जो डिफरेंस है, इतनी एनर्जी थी, जैसे आपने 1000 रुपए किसी को दिए, 300 रुपए का सामान खरीदा, कितने वापस दिए, 700, ऐसे इतनी एनर्जी का फोटोन दिया और इतनी
एनर्जी खर्च होगी, बॉन्ड एनर्जी जो है, पर उसे हमने मॉलिक्यूल में चेंज कर लिया था, तो ये आ गई हमारे पास में 6.6 माइनस 1.67 और 10⁻⁻⁹। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 आयोडीन एटम कितनी आ गई? 1 आयोडीन एटम, नो डाउट, जैसे ये जो वैल्यू आई हमारे पास में, लेट ये वैल्यू आई हमारे पास में, मान लो 4 मान लेता हूं, 4 × 10⁻⁻19 अपॉन 2, जैसे 2 × 10⁻⁻19 जूल के आसपास काइनेटिक एनर्जी। अभी भी क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अभी क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अब आपने क्या किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, अब आपने कहा अब तो ट्विस्ट नहीं आएगा मित्र सर, अब सीधी सीधी बात है, आप क्या लगा दीजिए, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2 KEM लगा दीजिए। ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मास ऑफ आयोडीन एटम? 127 क्या यूनिफाइड मास इंटू 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाई 6.02 × 10⁻23, इतने किलोग्राम होगा मास ऑफ आयोडीन एटम। दैट इज वाई ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मैंने जब स्टार्ट किया था तभी आपको बता दिया था। एक और टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं, देखा डी ब्रोगली कहां से कहां जुड़ गई। एक और देखिए, दोस्तों जब आप काम करें तो पूरा कंप्लीट काम करें। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना है तो कंप्लीट करें। डी ब्रोगली पढ़ रहे हैं तो उसे हर जगह अप्लाई करेंगे जहां तक जा सकते, उसे आप बीच में नहीं छोड़ सकते। स्टार्ट करिए, कंप्लीट करिए। दे विन हु थिंक दे कैन। हमारे बहुत सारे बच्चे इस बात को कहते हैं, कई मुझे लिख के भेजते हैं। अभी बोर्ड का रिजल्ट आया, बच्चों ने बहुत सारे लिख के भेजा, दे विन हु थिंक दे कैन। वो जीतते हैं जो सोचते हैं कि मैं जीत सकता हूं। जो खेलने से पहले हार जाते हैं वो कहां जीत सकते हैं। दे विन हु थिंक दे कैन। आइए, पता पड़ा उसने क्या किया, उसने कहा वर्क फंक्शन। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जोड़ दिया, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल एच। जानते हैं ना आप इस बात को जी, किसी मेटल का वर्क फंक्शन दे दिया उसने और उस पर फोटोन डाल दिया। उसने कहा वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज लेट 3 eV, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो एक दिन आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यहां पे एक पूरी क्लिप कराएंगे, बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप पूरी तरह से मित्र से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, किस दिन बताएंगे आप। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन metal is exposed to the radiations of wavelength 300 नैनोमीटर। देखिए कहां से कहां जोड़ा। 11th वाले बच्चे ध्यान दें, ये फोटोन की वेवलेंथ है। अब ये मेटल शीट, इसका वर्क फंक्शन दे दिया आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। कसम खा लीजिए कि ऐसा ही नहीं काम करेंगे। इसकी एनर्जी निकाल दी, अभी हमने निकाली थी 6.6 × 10⁻⁻19 जूल। याद है आपको? 300 नैनोमीटर की एनर्जी याद होती है बच्चे, इक्वल टू Sc/λ से निकाल दिया आपने। अब इतनी एनर्जी का तो वर्क फंक्शन है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास में। ये आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप पढ़िए। ये एनर्जी ऑफ द फोटोन जो दी, ये मिनिमम, जैसे आप एक संतरे वाले से आपने संतरा खरीदा, कितने पैसे का संतरा है साहब? 20 रुपए का संतरा है। जैसे द वर्क फंक्शन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में किसी मेटल से कितनी कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी, वो से कहते हैं वर्क फंक्शन। उससे दे रखा है इतना है, और इस एनर्जी का फोटोन डाला। अब तो समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू
अब ये काइनेटिक एनर्जी निकाल दी आपने कहा, आप मित्तल मैं समझ गया। अब आप बाद में लेमडा इक्वल टू एच अपॉन √2ke लगा दें। काइनेटिक एनर्जी यहां से आ जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, इससे वेवलेंथ निकल जाएगी। यस, आगे बढ़ते। डी ब्रॉगली में एक बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत शानदार। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है तो डी ब्रॉगली इक्वेशन के हिसाब से वेव थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन वेव बनाता हुआ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन ने वेव बनाई, ये होल नंबर में वेव्स बनती हैं, 1 2 3 4 n नंबर वेव्स बनती हैं। तो डी ब्रॉगली के हिसाब से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्हें कई बार आईटी में क्वेश्चन आया है, इन एन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस की तरफ तक घूम रहा है, तो भी वो वेव बनाता हुआ घूम रहा है, उसकी वेवलेंथ पूछ ली उसने, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इसकी। तो ये तो सर्कमफ्रेंस है, अगर मैं सर्कमफ्रेंस को कितनी वेव बनी हो उससे डिवाइड कर दूं तो सर्कमफ्रेंस हो गई 2πr अपॉन कितनी वेव्स हैं। याद रखिए, यह भी आईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली एप्लीकेशन में नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ये चौथा पॉइंट है हमारे पास डी ब्रॉगली में। 4th नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, इसे आप ड्राइव कर सकते हैं, एक चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में, इक्वल टू सेल नंबर, ऑर्बिट नंबर, जो उसकी ऑर्बिट है उसी ऑर्बिट में, जैसे इसमें 4 वेव बना रहा है तो इसका मतलब 4th सेल है ये। अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए 3 वेव बनाता है, 1 2, क्षमा चाहता हूं, 3, 1 और 1 2 3, तो समझ जाइए 3rd ऑर्बिट है। नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन 1 कंप्लीट एवोल्यूशन इक्वल टू सेल नंबर। 3rd ऑर्बिट में कितनी वेव बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन? 3। 4th ऑर्बिट में 4। हाइड्रोजन एटम में, किसी भी एटम में अगर बोर थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, डी ब्रॉगली और बोर थ्योरी का आपस में कोलैबोरेट कर देते हैं, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन 1 कंप्लीट एवोल्यूशन। अब अगर उस वेव की, वो जो वेव बना रहा है उसकी वेवलेंथ पूछ ले तो नो डाउट सर्कमफ्रेंस को आप डिवाइड कर दें सेल नंबर से, नंबर ऑफ वेव सेल्स के बराबर तो हो गई। और आरएन पे बोर थ्योरी लगाएं, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, दिस इज द बोर थ्योरी। ये रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट यहां जोड़ दें, आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। इसमें भी हमने एक जुगाड़ बना दी, नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन 1 कंप्लीट ऑर्बिट इक्वल टू सेल नंबर, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, याद रखिए वो हो गया सर्कमफ्रेंस अपॉन सेल नंबर। हमारे पास की एक जुगाड़ है, ये वैल्यू आप हमेशा 3 इसे निकाल सकते हैं 2πrn में, ज्यादातर चीजें कांस्टेंट है, 3.32 n अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम पाएंगे जब भी पाएंगे। जैसे यहां देखिए उसने क्या किया, नीट उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन है, नीट उड़ीसा 2019, उसने कहा हाइड्रोजन एटम, तो Z1 हो गया। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में पूछ लिया। अब बड़ा देखिए साहब पेपर सेटर कितना अलग है, उसने कुछ आंसर पाई में भी देती है। अब हम तो इसे ये वाला मेथड जानते हैं, तो हमारे हिसाब से तो आया 3.32 इंटू एन की वैल्यू 2, इतने एंगस्ट्रॉम, दिस इज 6.64 एंगस्ट्रॉम। उसने आंसर दिए पिकोमीटर, ओके, पिकोमीटर बनाने के लिए 664 पिकोमीटर,
पाई कितना होता है 3.14, ये तो नहीं है, 3.14 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस ये आ रहा, ये नहीं है, ये नहीं है, बी आ गया। कितना आसान। हमारे पास आज के बाद आपके पास ये जुगाड़ कि किसी उसमें एन इज द सेल नंबर, किसी इलेक्ट्रॉन की वेव, तो दिस इज द पॉइंट नंबर 4। एक ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो वो क्या होता है, डी ब्रोगली में चौथा पॉइंट आ गया हमारे पास में, दिस इज द 4th पॉइंट, वेवलेंथ इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में वेवलेंथ जो आएगी, दिस इज 3.32 n अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। और याद रखिए नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट ऑर्बिट इक्वल टू सेल नंबर। ये आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन है, ये 5वां पॉइंट है। उसने पूछ लिया अ सब एटॉमिक पार्टिकल, अ सब एटॉमिक पार्टिकल इज मूविंग with kinetic energy equal to 10 to the power minus 25 joule. Find its frequency. बहुत पुराना क्वेश्चन है, आज भी जान को आ जाता है। हम ये फॉर्मूला लगाए, हमारे पास दो समस्या। पहली समस्या, मास नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल बोला उसने, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला है, प्रोटॉन नहीं बोला है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। किसी बच्चे ने कहा जी मैं ये फॉर्मूला लगा दूं इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, बाद में फ्रीक्वेंसी निकाल दूंगा, लेमडा निकाल के न्यू एच ई, आप जानते हैं इक्वल टू एच न्यू। भाई मेरे ये तो पहली बात तो फोटोन पे लगता है, दूसरी नंबर पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी, ई नहीं दे रखी। अब क्या करें, फ्रीक्वेंसी पूछे। जो आपने 9th में सबसे पहले पढ़ा था, आपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। एक फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, तीसरा फॉर्मूला। इन तीनों को अगर मैं क्लब कर दूं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2ke अपॉन एच आ जाएगा। दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला ऑफ मित्तल सर इन डी ब्रोगली इक्वेशन। जब डी ब्रोगली पे काम करें, अगर वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले किसी पार्टिकल की, फोटोन नहीं, फोटोन तो इक्वल टू एच न्यू लगा दे, 2ke अपॉन एच लगाइए। दिस द फॉर्मूला नंबर 5। फ्रीक्वेंसी 2ke अपॉन एच। एंड दोस्तों छठा टॉपिक, लास्ट, क्या करेगा आपसे, एक गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में आप पढ़ेंगे किसी चीज की आप स्पीड निकालें, किसी गैस मॉलिक्यूल, BRMS इक्वल टू √3RT अपॉन m। T इज द टेम्परेचर। जो 11th के बच्चों ने अभी गैसियस स्टेट नहीं पढ़ा है उनके लिए याद रखिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एक तरह की स्पीड है। यहां पे आपके चारों तरफ ऑक्सीजन मूव कर रही है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की कितनी स्पीड है, तो वो निकालने के कई मेथड होते हैं। एक साइंटिस्ट ने बताया रूट मीन स्क्वायर, तो √3RT, T इज द टेम्परेचर, R इज द गैस कांस्टेंट, M इज द मास ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है। नॉर्मली, और आपने इसको लेके लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी में ये भी लगा दिया। नॉर्मली BRMS, आज की बात याद रखें, मॉलिक्यूल की रूट में स्पीड जो होती है, चाहे वो कोई सी स्पीड मान लें, स्पीड जो होती है
300 केल्विन टेम्परेचर पे करीब 485 मीटर पर सेकेंड। ओ माय गॉड, ऑक्सीजन इतनी तेज दौड़ता है। हमारा रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, मतलब करीब करीब 300 केल्विन। साउंड की स्पीड से ज्यादा है साहब, बड़ी तेज दौड़ रहा है ऑक्सीजन, दौड़ दौड़ाकर नाक में अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है। यहां पे चारों तरफ ऑक्सीजन, जबकि केवल 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, अगर मैं 400 केल्विन टेम्परेचर दे दूं तो ये करीब 560 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाती है। माय गॉड। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए ऑक्सीजन की वेवलेंथ क्या आएगी, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन बी यहां पे ऑक्सीजन की लेट है। आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, जो आया है वो दिखाते हैं आपको। IIT एडवांस 2013 में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया, आसान क्वेश्चन था, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखें, दिस इज द क्वेश्चन, द एटॉमिक मासेज ऑफ हीलियम एंड नियॉन आर 4 and 20। आप सब जानते हैं। द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस, तो उन्होंने दो डेटा बनाए, एक हीलियम गैस का, आप जानते हैं इसका मास ऑफ हीलियम हो गया 4, टेम्परेचर दे दिया उन्होंने हीलियम का, दिस इज -73 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जानते होंगे 200 केल्विन हो गया टेम्परेचर ऑफ हीलियम। ऐसी नियॉन गैस का एक डेटा बनाया उन्होंने। नियॉन के केस में उसने दिया कि द मास ऑफ नियॉन, अब ऐसे आपको खुद ही याद होगा 20 होता है, और टेम्परेचर ऑफ नियॉन दे दिया उन्होंने, दिस इज हाउ मच, दिस इज गिवन 727 डिग्री। तो 273 ऐड किया इसके अंदर, तो आप देखें 1000 केल्विन आ गया है। तो ये दे दिया आपको, और उसने पूछा वेवलेंथ ऑफ हीलियम गैस इज m टाइम्स टू दैट ऑफ वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन। तो लैम्डा हीलियम अपॉन लैम्डा नियॉन, इसको m माना, तो m इक्वल टू है लैम्डा हीलियम की जगह हम क्या लगाएं, लैम्डा फॉर्मूला बोलिए वेवलेंथ का, दिस इज h अपॉन m हीलियम, वेलोसिटी हीलियम अपॉन h अपॉन m नियॉन, वेलोसिटी नियॉन। ऐसे h कैंसिल, ये आ गया मास ऑफ नियॉन अपॉन मास ऑफ हीलियम, जो कि हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ नियॉन, वेलोसिटी ऑफ हीलियम, ये तो आप मालूम है 20 और 4 5 आ गया। वेलोसिटी ऑफ नियॉन, अब वेलोसिटी पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, आप जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा है, गैस की वेलोसिटी √3 RT/m। तो √3, ये 5 तो आएगी हमारे पास में, RT नियॉन, नियॉन की टी कितनी 1000 अपॉन √3R, हीलियम की टी कितनी दे रखी है 200। इससे आप इसे सॉल्व कर दें। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली क्लिप पसंद आई होगी। हमने डी ब्रॉगली पे जितने सारे केसेस बन सकते हैं वो सब आपको एक शॉट में यहाँ पे वो किए। अपनी तरफ से पूरी एफर्ट इस पर करें, इस पर आपको कामयाब करें। जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एडवांस की करें, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्जामिनेशन में आपको जरूर मुस्कुराहट आएगी आपके चेहरे पे। आपकी हमारी इस क्लिप से आपको कुछ आएगा। इस पर हमारा साथ दे, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे। दे विन वो थिंक दे कैन, वो जीतते हैं जो सोचते हैं मैं जीत सकता हूँ। काम करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।